Good morning. Today we will study the subject legal profession or professional ethics, we can say. In this subject, today we'll discuss about the contempt of court, definition of contempt of court, types of contempt of court, and many more. So let us start with the contempt of court. Contempt of court is a serious challenge to the majesty of law. Sometimes it is committed in ignorance. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमान, एक गंभीर अपराध है। किसके प्रति? न्यायालय के प्रति। लेकिन ये अपराध कभी कभी अज्ञानतावश भी हो जाता है, भूल चूक में भी हो जाता है। यहाँ पर आशय कई बार नहीं होता कि जो पर्सन है जिसने अपमान किया है उसका आशय अपमान करने का रहा हो, तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हुआ, इसी के बारे में हम आगे जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय का अवमानना अधिनियम सन 1971 में बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग न्यायालय का जो अवमान होता है वो दो तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बट ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन नहीं हुई। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली होता क्या है, इसकी एक सेट डेफिनेशन दे पाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट फिर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को यहाँ पर हमने डिफाइन करने की कोशिश की है। इट इज एन एक्ट और ओमिशन which interferes with the administration of justice, is in the form of disobedience to the order of the court or breach of undertaking given to the court. It will amount to contempt of court only when the obedience or breach is willful. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कृत्य है, एक कार्य है, कोई किया हुआ कार्य है या किसी कार्य का लोप है। मतलब या तो हमने कोई ऐसा कार्य किया हो या हमने कोई ऐसा कार्य जो वांछित था, जो करने योग्य था, हमने नहीं किया है। उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रदान करने में, न्याय के संचालन में अवरोध उत्पन्न होता है। इज इन द फॉर्म ऑफ डिसओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। अब ये कैसे हो सकता है? न्याय प्रदान करने में इंटरफेरेंस मतलब अवरोध, वो किस तरीके से होगा? या तो हमने न्यायालय की किसी बात की अवज्ञा की हो, डिसओबीडियंस, उनकी कोई आज्ञा ना मानी हो, या फिर हमने ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, हमने जो कुछ न्यायालय को बताया है उसमें हमने मिथ्या वर्णन किया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है और न्यायालय को न्याय प्रदान करने में देरी हो या न्यायालय न्याय प्रदान करने में गुमराह हो जाए, इस तरीके के हमने फैक्ट फैब्रिकेट किए हैं, तो ये न्यायालय का अवमान होगा। इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन ये कब अवमानना की कैटेगरी में आएगा? जब डिसओबीडियंस, जो हमने आज्ञा नहीं मानी, या फिर जो हमने अंडरटेकिंग, जो हमने न्यायालय के सामने स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, वो हमने विलफुल किया हो। मतलब न्यायालय की आज्ञा को ना मानना या न्यायालय के समक्ष हमने न्याय में विलंब करने के आशय से कुछ ऐसे साक्ष्य और प्रमाण पेश किए हैं कि न्याय में विलंब हो अथवा न्याय गलत दिशा में चला जाए, और ऐसा हमने जानबूझकर किया हो, तो ये कहलाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब जो हमने पहले देखा कि इग्नोरेंस में अगर कोई गलती हुई है
जिसमें हमारी इच्छा नहीं शामिल थी, हमने भूल चूक में किया है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केवल तभी होगा जबकि वो विलफुल है, इच्छा के साथ किया गया है, कोई कार्य या लोप हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट से अब हम देखते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट से यहाँ पर क्या मतलब है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट से हम क्या समझते हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं, हैज़ बीन डिफाइंड एज विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट और willful breach of an undertaking given to a court। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है भाई? सिविल कंटेम्प्ट देखिए, जानबूझकर की गई न्यायालय की अवज्ञा है। किस विषय में? न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, उसका पालन नहीं किया जाए, न्यायालय ने कोई डिक्री जारी की है, उसका पालन नहीं करवाया जाए, न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश दिए हैं, उनको ना मानना, न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, उसका पालन नहीं करना, और न्यायालय की किसी भी कार्यवाही को जानबूझकर नहीं करना सिविल कंटेम्प्ट में आएगा। तो आप समझ रहे हैं, न्यायालय ने जो भी आदेश, निर्णय, डिक्री आदि पारित किए हैं और उसने अपनी इसी कार्यवाही में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनको नहीं पालन किया जाता है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में माना जाएगा। लेकिन ये विलफुल होना चाहिए, इग्नोरेंस में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मीन्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और doing of any other act which has resulted or likely to result in any one of the following consequences। मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट which comes under such three categories will amount to the criminal contempt। मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में या तो कोई पब्लिकेशन होना चाहिए या फिर कोई ऐसा कृत्य होना चाहिए जो इन तीन कैटेगरीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, इन तीनों में से किसी के अंतर्गत आता हो, तभी वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। अदरवाइज वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, स्कैंडलाइज और लोअर और टेंड टू डू सो द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। न्यायालय की अधिकारिता को अपमानित करना, उसे कम करना या उसे अपमानित करना और कम करने का प्रयत्न करना। यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय की अधिकारिता कम होती हो, अपमानित होती हो या ऐसा करने का प्रयास करता हो, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, प्रिजुडिस और इंटरफेयर्स और टेंड टू डू सो with the due course of judicial proceedings। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जब न्यायालय की कार्यवाही चल रही हो तो उसमें अवरोध उत्पन्न करना या यह आरोप लगाना कि न्यायालय की कार्यवाही जो है वो पक्षपातपूर्ण है। यदि कोई ऐसा करता है या करने का प्रयास करता है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सेकेंड कैटेगरी में कवर होता है। थर्ड वन इज interferes or obstruct or tend to do so in the administration of justice in any manner। यदि कोई भी व्यक्ति न्यायालय की कार्यवाही में या न्याय प्रदान करने की दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा डालता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए, वो न्यायालय के क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर सब इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफिसर्स
including the advocate discharging the professional functions, interferes with the parties, interference with the witnesses, abuse of the process of court, etc. अब देखिए ये जो एनी मैनर है वो कैसे हो सकता है। न्यायालय में जो जज या अधिकारी बैठा है, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ फेंकता है जिससे उन्हें इंजरी या हार्म होने की डर हो या उनका इंसल्ट हो भरे कोर्ट में, तो वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। किसी अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष या बार के समक्ष या कोर्ट के बीच में पब्लिकली कोई थप्पड़ मारता है तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। न्यायालय के ये भीतर होना जरूरी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तभी माना जाएगा। इसके अलावा न्याय अगर कोई ऑर्डर की कॉपी किसी क्लाइंट को दी जाती है और वो जज के सामने, एडवोकेट्स के सामने उस कॉपी को, जजमेंट की कॉपी को ये कहते हुए कि ये पक्षपातपूर्ण है और उसे फाड़ कर हवा में उड़ा देता है, तो ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केवल न्यायालय के प्रति ही नहीं है, उसके अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरियाज हैं, उनमें क्या क्या कवर हो सकता है, क्या क्या कवर नहीं हो सकता है, ये इन डेप्थ स्टडी का मैटर है। तो आज हमने देखा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने तरीके का होता है और उसके वेरियस एग्जाम्पल्स क्या हैं। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक in this subject in my next class. Thank you.